Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. आज हम करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। मांग का नियम क्या है, इसकी व्याख्या पढ़ेंगे और इसके जो अजम्पशंस हैं, इसकी क्या क्या मान्यताएं हैं वो कवर करेंगे। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? मांग का नियम हमें ये बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग कम हो जाती है, और ठीक इसका उल्टा, जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो मार्शल जी ने इसकी परिभाषा दी है कि मांग का नियम बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सिंपल सी बात है, जब भी चीज़ कोई भी वस्तु है उसकी कीमत डाउन चली जाती है तो लोग उसको खरीदना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। इसी तरह से किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसके कारण उस वस्तु की मांग धीरे धीरे कम हो जाती है। अब देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन इस अनुसूची से दी गई है। मांग तालिका दे रखी है। ये मांग तालिका डिमांड शेड्यूल क्या बता रहा है? एक साइड प्राइस ऑफ एक्स दे रखा है, यानी कि एक्स वस्तु की कीमत कितनी है और एक्स वस्तु की क्वांटिटी कितनी खरीदी जाती है। तो जब कीमत 10 है तो उसकी 100 क्वांटिटी खरीदी जाती है। कीमत कम हो गई, 9 हो गई तो 150 इकाइयाँ खरीदी जाती है। कीमत और कम हो गई तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीदी जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि जो एक्स वस्तु है उसकी प्राइस में और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अब इसी को ही एक चित्र में शो किया गया है। यहाँ पर ओ एक्स के ऊपर क्वांटिटी शो कर रखी है, ओ वाई के ऊपर हमने प्राइस ले रखे हैं। अब इससे क्या पता चलता है, जब हमारी प्राइस ओ पी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, तो हम ओ एल क्वांटिटी की डिमांड करते थे। जैसे ही प्राइस डाउन हो गए, यानी कि पी से जो प्राइस है कम होकर पी 1 हो गई है, तो हम क्वांटिटी पहले से ज़्यादा, यानी कि ओ एल से ज़्यादा ओ एल 1 इतनी ज़्यादा खरीदने लग गए हैं। तो इस पॉइंट्स को जब हम मिला देंगे तो ये हमारा डिमांड कर्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा डिमांड कर्व है क्या है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये ऊपर से नीचे ऐसे आ रहा है। तो मांग का नियम हमें क्या बताता है? सिंपल सी बात बताता है मांग का नियम कि जब अन्य बातें समान रहने पर जब कीमतें ज़्यादा होती हैं तो कम डिमांड की जाती है, जब कीमत कम होती है तो ज़्यादा डिमांड की जाती है। सिंपल। अब बात करेंगे मांग के नियम की मान्यताएं, यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड है वो कुछ बातों पर आधारित है। उसके लिए कुछ अजम्पशन है, कुछ मान्यताएं हम लेकर चलते हैं। जो हमने डिमांड की डेफिनेशन में पढ़ा था, अन्य बातें समान रहने पर। अब अन्य बातें समान रहने पर ही वो नियम लागू होगा। वो कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं ना, एक तो कीमत होती है, कीमत के अतिरिक्त और भी चीज़ें होती हैं जिनको हम स्थिर मान लेते हैं। तो यही हमारी बात होती है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि जो हमारी मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, कीमत के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं, जैसे इनकम है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस है, पॉपुलेशन है, या फिर क्लाइमेट वगैरह है, इनको स्थिर मान लिया जाता है, यानी कि इनमें कोई चेंजेस नहीं है। हमारे प्रेफरेंसेस हैं, जो हमारी रुचियां हैं, फैशंस वगैरह हैं, तो इन्हें इस नियम की मान्यताएं कहा जाता है। यह नियम केवल नॉर्मल गुड्स पर लागू होता है, यानी कि ये जो डिमांड का नियम है किस पे लागू होगा? नॉर्मल गुड्स पे लागू होगा। जो हमारी गिवन गुड्स होती है उन पर ये लागू नहीं होता है। अब देखिए कौन कौन सी ये मान्यताएं हैं। सबसे पहले क्या दे रखी है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हम ये मान के चलते कि उपभोक्ता की आय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, कोई कमी नहीं हो रही है। इसी तरीके से उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए, और वस्तु की कीमत को भविष्य में या उसमें परिवर्तन होने की संभावना नहीं होनी चाहिए। मीन्स नियर फ्यूचर में ये नहीं होना चाहिए कि इस चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। अब बात करते हैं, जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है? अब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा मांग वक्त का ढाल है वो नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है? या हम ये कह सकते हैं कि जो मांग वक्र का ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है?
अब देखिए, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक का मतलब क्या है कि जब कीमत कम होगी तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे और कीमत ज़्यादा होगी तो लोग कम खरीदेंगे। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में कुछ कारण बता रखे हैं। सबसे पहला कारण है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हमें पता है यूटिलिटी के बारे में, यूटिलिटी हमने पहले भी पढ़ा था कि किसी भी वस्तु का वो गुण जो हमारी वांट्स को, हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, वो हमारी यूटिलिटी होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एक एडिशनल वस्तु का, एक अतिरिक्त वस्तु का प्रयोग करने से जो हमारी यूटिलिटी में, उपयोगिता में वृद्धि होती है, वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है। तो इसके नियम से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु को ज़्यादा खरीदते हैं ना, यानी कि 5 इकाइयाँ खरीदी, 6 खरीदी, 7 खरीदी, तो वैसे वैसे उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो लगातार हमने एक रसगुल्ला खाया, बहुत अच्छा लगा, उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता ज़्यादा थी, फिर दूसरा खाया, फिर तीसरा खाया, फिर छठा, सातवां, इस तरह से खाते गए। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा कंज्यूम करते जाते हैं, उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कम होती जाती है। तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि कब मिलेगी, ये तब मिलती है जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होनी चाहिए, यानी कि जो पैसा हम पे कर रहे हैं और जो हमें यूटिलिटी उस चीज़ को कंज्यूम करने से मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं उसकी उपयोगिता कम होती है, तो कम उपयोगिता के लिए हमें कम पैसे देने के लिए हम तैयार होते हैं, राइट। तो प्रत्येक वस्तु की अधिक मात्रा या प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। इसीलिए क्या होता है, उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी तो खरीदेगा जब उससे मिलने वाली उपयोगिता कीमत उसकी कम होगी, और कितनी कम होगी, वो उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कीमत कम होने पर वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तथा कीमत पर बढ़ने पर उसकी हम कम मात्रा खरीदेंगे। अब दूसरा कारण क्या होता है, वो है हमारा इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। अब आय प्रभाव क्या होता है कि जब भी एक वस्तु की कीमत में चेंज आता है ना, तो उससे जो हमारा खरीदार है या जो हमारा क्रेता है उसकी वास्तविक आय में चेंजेस आ जाते हैं, और उसमें चेंज आने के कारण वस्तु की मात्रा में परिवर्तन करता है। इसी परिवर्तन को हम आय प्रभाव बोलते हैं। यानी कि वास्तविक आय कौन सी होती है, ये वो आय होती है जो वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मापी जाते हैं। जैसे कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कीमत कम होने पर वास्तविक आय कैसे बढ़ गई। अब मान लो हमारी इनकम है ना 100 रुपीज़ है, ठीक है, और 100 रुपीज़ हमारे पास है इनकम के रूप में, और हमने एप्पल खरीदने हैं, सेब खरीदने हैं, और 1 किलो सेब 100 रुपीज़ के आते हैं, राइट। तो हमारे 100 रुपये 1 किलो सेब को खरीदने में लग जाते हैं। अब क्या होता है, अब हम देखते हैं कि कम कीमत होने से वास्तविक आय पर क्या असर पड़ेगा। अब मान लो सेब की कीमत 100 रुपये पर केजी से कम होकर 50 रुपये पर केजी हो जाती है। तो अब हमें क्या मिला कि हमारी कीमत कम होने से ना हमारी वास्तविक आय बढ़ गई, मतलब वस्तुओं के रूप में आय बढ़ गई। पहले तो हम केवल 1 किलो सेब खरीद सकते थे 100 रुपये से, अब हम 100 रुपये से 2 किलो सेब खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सेब की कीमत कम हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कीमत कम होने पर वास्तविक आय बढ़ जाती है। तो इस बढ़ी हुई वास्तविक आय का प्रयोग वस्तु की अधिक मात्रा को खरीदने में कर सकते हैं। जैसे पहले 1 केजी खरीद रहे थे, अब 2 केजी खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर वास्तविक आय बढ़ती है तो इसके कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और ठीक इसका उल्टा लें कि कीमत अगर बढ़ती है तो वास्तविक आय कम हो जाएगी, और वास्तविक आय कम होगी तो वस्तु की मांग भी कम की जाएगी। अब तीसरा कारण क्या होता है कि जो डिमांड कर्व है वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ऊपर से नीचे गिर रहा होता है या ऋणात्मक होता है। तो इसका तीसरा कारण है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब प्रतिस्थापन प्रभाव का मतलब होता है कि जब एक वस्तु की तुलना में उसके स्थानापन्न वस्तु की जो कीमत है
या जो वो दूसरी वस्तु है वो सस्ती हो जाती है, तो दूसरी वस्तु के स्थान पर हम उसका प्रतिस्थापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको पता चलेगा, जैसे मान लो चाय और कॉफ़ी है, दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। अगर चाय सस्ती हो जाती है तो लोग कॉफ़ी की जगह पर चाय लेने लग जाएंगे, और कॉफ़ी सस्ती हो जाती है तो लोग चाय की जगह पे कॉफ़ी लेने लग जाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि चाय की कीमत होने पर उसका कॉफ़ी के स्थान पर प्रतिस्थापन कर सकते हैं। यानी कि अगर कॉफ़ी जो चाय सस्ती हो गई, चाय की कीमतें गिर गई, तो जो लोग कॉफ़ी पी रहे थे ना वो भी चाय को प्रेफर करने लगेंगे, वो भी उसका प्रतिस्थापन कर लेंगे। इसी को ही हम प्रतिस्थापन प्रभाव बोलते हैं। या उल्टा भी हो सकता है कि जो उपभोक्ता है ना वो कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रतिस्थापन करेगा। कब करेगा? जब चाय हमारी सस्ती हो जाएगी। इसी के प्रभाव को हम क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव बोलेंगे। और जो चीज़ सस्ती हो जाएगी उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और इसका ठीक वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण भी क्या होता है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो ऋणात्मक होता है। अब बात करेंगे साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप, उपभोक्ता समूह का आकार। जब किसी वस्तु की कीमत ना कम हो जाती है तो जो लोग पहले उसे नहीं खरीद रहे होते थे वो भी खरीदने लग जाते हैं। मान लो टमाटर जो है हमारे 100 रुपए किलो हैं, अब 100 रुपए किलो हैं तो रिच लोग उसको खरीदेंगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, कीमत कम हो गई तो जो लोग नहीं खरीद रहे थे, मान लो 100 से 50 हो गई, तो मिडिल क्लास वाले भी खरीदने लग जाते, रिच तो खरीद ही रहे थे। और भी सस्ते हो जाते हैं, 20 रुपए किलो हो जाते हैं, तो उसको सब खरीदने लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर कीमतों में चेंज हो जाता है तो उपभोक्ता समूह का आकार भी बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाएगी, और इसी तरह से अगर कीमतें कम हो रही हैं तो वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता का आकार बढ़ रहा है, उसका समूह बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मांग पर इसका भी असर पड़ता है। बात करेंगे विभिन्न उपयोग की। कई वस्तुओं के बहुत सारे उपयोग होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो चने का एग्जाम्पल लिया है। अब चने का उपयोग क्या है? मनुष्य के खाने के लिए और घोड़े के खाने के लिए किया जा सकता है मेन रूप से। लेकिन अगर यदि हम ये मान लें कि चने की कीमत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसका प्रयोग हम ज़्यादा महत्वपूर्ण काम में करेंगे। जैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है? मनुष्यों को खिलाने में किया जाएगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जब एक ही चीज़ के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा तो मांग कम होगी, लेकिन जब चने की कीमत कम होती है तो उसका प्रयोग दोनों के खाने के लिए किया जाएगा। मीन्स मनुष्यों को भी मिलेगा, घोड़ों को भी दिया जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चने की कीमत कम हो जाएगी तो उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो ये कारण थे जिससे हम कह सकते हैं मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।